लेट्स माइक, हिस्ट्री को जानो। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बाद एक लड़की उनकी गद्दी पर बैठेगी। एक ऐसी बच्ची जो कि अभी सिर्फ 13 साल की है। और ऐसा नॉर्थ कोरिया में पहले कभी नहीं हुआ कि एक महिला गद्दी पर बैठी हो। लेकिन जिस तरह से अभी अचानक ये खबर आई है कि किम जोंग उन के बाद उनकी 13 साल की बेटी गद्दी पर बैठेगी, ठीक इसी तरह से 2010 में खबर आई थी कि अपने पिता के बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया को चलाएंगे। आपको शायद पता ना हो कि 2010 के पहले किसी ने भी किम जोंग उन को पब्लिक में देखा भी नहीं था। और साल 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मौत के बाद वो नॉर्थ कोरिया के नए तानाशाह बन गए। और शायद अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है। लेकिन आखिर इस परिवार का इतिहास क्या है? कहां से आया था किम जोंग उन का परिवार और कैसे उन्होंने नॉर्थ कोरिया को अपने परिवार की जागीर बना लिया? कैसे ये परिवार इतना पावरफुल बन गया और कैसे इस परिवार ने इस देश को ऐसा बना दिया कि पूरी दुनिया उनसे घबराती है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर कैसे इस फैमिली ने नॉर्थ कोरिया पर कब्जा किया। आज हिस्ट्री कनेक्ट पर आपको पता चलेगी नॉर्थ कोरिया के तानाशाही की पूरी हिस्ट्री। कौन थे किम जोंग उन के पिता और उनके दादा जिन्होंने इस देश को अपनी जागीर समझकर अभी तक कब्जा किया हुआ है, और कैसे आगे भी यही परिवार नॉर्थ कोरिया के सारे फैसले लेने का काम करता रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इतिहास को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, यूपीएससी आज भी इंडिया के सबसे टफ एग्जाम्स में से एक है। हर साल 10 लाख लोग इस एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं या फॉर्म भरते हैं। अब यूपीएससी के लिए पढ़ते तो सब हैं, पर प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो सही टाइम पर खुद को टेस्ट करते हैं। और सेल्फ टेस्टिंग का वो फॉर्मूला हमने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, वो भी सिर्फ आपके लिए। हिस्ट्री कनेक्ट की यूपीएससी टेस्ट सीरीज को हमने इसी पर्पस से डिजाइन किया है कि आपका प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाए, टाल मटोल वाली बातें ना रह जाएं। एक प्रॉपर टाइम बाउंड शेड्यूल के साथ आपको 15 टेस्ट मिलेंगे जो पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इसमें सिर्फ आंसर नहीं होंगे, बल्कि इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको, जो आपको यूपीएससी माइंडसेट में ट्रेन करेगी। आपको पता है कि मैं अपने कंटेंट की क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, और वही सीरियसनेस आपको इन टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगी। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स को लेकर सीरियस हैं और एग्जाम देना चाहते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज को मिस करना एक बड़ी गलती हो सकती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में मिल जाएगा, वहां जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और अभी तुरंत चेकआउट कीजिए। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ कोरिया के इतिहास की इस पहेली को समझने के लिए हमें आज से 114 साल पहले जाना होगा। ये साल था 1912। ये वो दौर था जब कोरिया पर जापान का कब्जा था। इसी कोरिया के प्योंगयांग के पास एक जगह थी मंगयोंगडे। यहीं पर किम सोंग जू नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। यह लड़का इतिहास में आगे चलकर किम इल सुंग के नाम से जाना गया। इतिहासकार ब्रैडली के मार्टिन अपनी किताब अंडर द लविंग केयर ऑफ द फादरली लीडर में लिखते हैं कि किम इल सुंग का बचपन बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ था। फादर एक टीचर और हर्बल डॉक्टर थे। 1920 में जब किम सिर्फ 8 साल के थे, तब उनका परिवार मंचूरिया भाग गया। जापानीज कब्जे के चलते कोरिया किसी जेल से कम नहीं था, इसलिए ही मंचूरिया में बड़े हो रहे किम के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। एक रेफ्यूजी जिसे अपने देश की गुलामी से नफरत थी, वो जल्दी ही एक गुरिल्ला फाइटर बन गया। इसके साथ जल्दी ही किम ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन की और 1930s में एंटी जापानीज रेजिस्टेंस में एक्टिव हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मंचूरिया के बर्फीले पहाड़ों में किम इल सुंग ने जापानी फौज के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में कई मोर्चों पर उन्हें जीत भी मिली। लेकिन यहां पर एक कंट्रोवर्सी है जो हिस्टोरियंस आज भी डिबेट करते हैं। नॉर्थ कोरिया की प्रोपेगेंडा मशीनरी कहती है कि किम इल सुंग ने अकेले ही जापान से कोरिया को आजाद कराया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यह है कि जब 1945 में जापान ने सरेंडर किया, तो नॉर्थ कोरिया पर कब्जा किम की गुरिल्ला सेना का ना होकर सोवियत रेड आर्मी का हुआ। सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने असल में किम को अपना नेता प्रोजेक्ट किया, क्योंकि किम यंग थे, नेशनलिस्ट थे और ऐसे लीडर थे जिनको स्टालिन अपने हिसाब से यूज कर सकते थे। एनके लीडरशिप वॉच, जो नॉर्थ कोरिया एलीट पॉलिटिक्स को ट्रैक करती है, वो बताती है कि 1945 के बाद के जो महीने थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे। इसकी वजह भी थी कोल्ड वॉर। ये वो दौर था जब कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया के नाम से दो हिस्सों में बंट गए। एक लाइन खींची गई जिसे 38th पैरेलल कहा गया। इसके नॉर्थ में सोवियत संघ और साउथ में अमेरिका का कब्जा हो गया।
किम जोंग उन के दादाजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपने आप को ग्रेट लीडर के तौर पर पेश किया और धीरे धीरे एक पर्सनैलिटी कल्ट बिल्ड करना शुरू किया। 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी DPRK की स्थापना हुई और किम इल सुंग इसके पहले महान नेता बने। लेकिन सवाल है कि क्या उनकी पार्टी सचमुच डेमोक्रेटिक थी? क्या यह सही मायनों में पीपल्स रिपब्लिक था या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड इल्यूजन था, भ्रम था जो एक तानाशाही अथॉरिटेरियन सिस्टम को छिपा रहा था? इस सवाल का जवाब मिलता है जून 25, 1950 को। इस दिन नॉर्थ कोरिया फोर्सेस ने 30 ईयर्स पैरेलल को क्रॉस किया और साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। यह कोरियन वॉर की शुरुआत थी जो 1953 तक चली। अब कोरिया के लिए जंग बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आई, लेकिन किम इल सुंग ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। 1953 में जब यह जंग खत्म हुई तो कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई, बल्कि युद्ध विराम हुआ। टेक्निकली अगर आप देखो तो आज भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एट वॉर है। ऐसा करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी ताकि किम उनको इमरजेंसी पावर मिल सके, वो लोगों को दिखा सके कि किसी भी टाइम पर उनके भगवान की जरूरत नॉर्थ कोरिया को पड़ सकती है। फिर इसी ताकत के सहारे किम ने नॉर्थ कोरिया को अपने कंट्रोल में लिया और यहाँ के तानाशाह बन बैठे। आज तक ये तानाशाही चल रही है। उन्होंने गद्दी संभालने के बाद शुरू की जूशे आइडियोलॉजी। इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस या फिर आत्मनिर्भरता। अब ये आत्मनिर्भरता का फॉर्मूला उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि नॉर्थ कोरिया को डेवलप करेंगे, बल्कि इसके बहाने इन्होंने नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया से काट दिया। आज की डेट में नॉर्थ कोरिया के लोगों को शायद ही पता होगा कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, और ऐसे ही बाहर की दुनिया को नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत कम पता चल पाता है। नॉर्थ कोरिया की इस आइडियोलॉजी ने दोनों देशों को हमेशा के लिए बांटकर भी रख दिया। कोरियन हिस्ट्री प्रोफेसर ब्रूस कमिंग्स आर्ग्यू करते हैं कि जूश आइडियोलॉजी एसेंशियली एक कवरअप था। असली आइडियोलॉजी थी सुरयोंग यानी एक सुप्रीम लीडर की, जिसे कभी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किम इल सुंग कोरिया के पहले सुरयोंग बने। हिस्टोरियन वर्जीनिया ग्रिजलचिक किम के इस सिस्टम को पहला कम्युनिस्ट राजतंत्र कहती है। किम इल सुंग ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बदला, उन्होंने लोगों के दिमाग पर कब्जा किया। यहीं से किम की फैमिली का भी एक चैप्टर शुरू होता है जो नॉर्थ कोरिया की तानाशाही का मजबूत पिलर बनता है, जिसे जाने बिना आप आज की पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाएंगे। किम इल सुंग की पहली वाइफ थी किम जोंग सुक। किम ने इन्हें मदर ऑफ रेवोल्यूशन का टाइटल दिलाया। इनसे किम के दो बच्चे हुए, एक किम जोंग इल जो 1941 या 42 में पैदा हुए और दूसरे किम क्यांग हुई जो 1946 में पैदा हुए। कहते हैं कि इनकी पहली पत्नी की डेथ अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद सुसाइड किया था। 1949 में किम जोंग सुक की मौत के बाद उनकी इमेज एक देवी की तरह हो गई। नॉर्थ कोरिया में आज भी उनकी मूर्तियां और पेंटिंग्स हर जगह मौजूद है। यहीं से माउंट पेक्टू ब्लड लाइन के कॉन्सेप्ट ने भी जन्म लिया। ये वो पहाड़ है जिसे कोरियाई लोग पवित्र मानते हैं और सरकार क्लेम करती है कि इस राजवंश का जन्म इसी पहाड़ की रूह से हुआ है। खैर 1960s में किम ने एक और शादी की। इस बार उनकी पत्नी बनी एक टाइपिस्ट किम सॉन्ग ए। इनसे किम को 3 बच्चे हुए, लेकिन उनकी दूसरी पत्नी को वो वैल्यू नहीं मिली जो पहली पत्नी की थी। किम के बाद गद्दी पर उनकी पहली पत्नी के बड़े बेटे यानी किम जोंग इल को ही बैठना था। यह हेरिडेटरी सक्सेशन का पहला साइन था। अब जाहिर है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के फ्रेम में ये बात नहीं जाती, लेकिन तानाशाही को दोस्तों आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तानाशाही को सत्ता बचाने की टेंशन ज़्यादा होती है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर के तानाशाहों में यही बात लागू होती है और यही बात नॉर्थ कोरिया के केस में भी हुई। 1970 के दशक में सवाल उठने लगा कि किम सोंग जू के बाद उनका वारिस कौन बनेगा, लेकिन इस सवाल के जवाब की तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी। उनके बेटे किम जोंग उल को उनका अगला उत्तराधिकारी बनना था। जनता के मन में यह बात बिठाने के लिए कहानियां गढ़ी गई। नॉर्थ कोरिया के सरकारी रिकॉर्ड्स में कहा जाता है कि किम जोंग इल का जन्म 1942 के माउंट पेक्टू के एक सीक्रेट मिलिट्री कैंप में हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन आसमान में एक नहीं बल्कि 2-2 इंद्रधनुष दिखाई दिए गए। हालांकि वेस्टर्न हिस्टोरियंस और सोवियत रिकॉर्ड से पता चलता है कि इनका जन्म असल में 1941 में हुआ था, ना कि 1942 में, और वो किसी मिलिट्री कैंप में पैदा होने की बजाय साइबेरिया के एक गांव व्यात्स्कोप में पैदा हुए। उनके पिता तब सोवियत सेना में मेजर थे। अब ये झूठ जो फैलाया गया वो इसलिए फैलाया गया ताकि उन्हें पूरी तरह से कोरियन और पवित्र दिखाया जा सके। खैर, यह भी कहा जाता है कि किम जोंग इल ने सत्ता संभालने से पहले लगभग 14 साल तक ट्रेनिंग ली।
उन्होंने देश के प्रोपेगेंडा विभाग पर, प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट पर कब्जा किया और मूवीज के जरिए अपने पिता और खुद की इमेज को एक भगवान की तरह गढ़ा। 1994 में जब किम इल सुंग की मौत हुई तो खबर आई कि नॉर्थ कोरिया हफ्तों तक रोता रहा। लोगों को यकीन ही नहीं आया कि उनका राष्ट्रपति, उनका भगवान तो कभी मर नहीं सकता था, भला वो कैसे स्वर्ग जा सकता है। पर जो होना था वो हो चुका था। उनका दूसरा भगवान अब रेडी था सत्ता को संभालने के लिए। जब किम जोंग इल ने 1994 में गद्दी संभाली, उस टाइम पर कोरिया की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 1994 में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा कोरिया में। करीब 6 लाख से 3 मिलियन लोग भूख से मर गए। ये रेंज इतनी ज्यादा वाइड इसलिए है दोस्तों क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कभी भी एक्यूरेट फिगर्स नहीं बताए। ये अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग डेटा आता है। ठीक इसी टाइम पर किम जोंग इल लोगों की हेल्प करने की बजाय अलग रास्ते पर चले गए। इल ने सोंगुन पॉलिसी अडॉप्ट की। इसका मतलब होता है मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी, यानी देश का हर रिसोर्स पहले सेना को मिलेगा, बाद में जनता को दिया जाएगा। इसी वजह से लाखों लोग उस अकाल में मर गए। अब आप सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा लोगों के मारे जाने के बावजूद भी ये परिवार रिवाइव कैसे कर गया, कैसे इसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ। हिस्टोरियन एंड्रेई लैंकोव अपनी किताब द रियल नॉर्थ कोरिया में लिखते हैं कि इस फमाइन के बावजूद रेजिम सरवाइव कर गई क्योंकि किम जोंग इल ने इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया हुआ था, लोगों के मन में सत्ता का डर बिठाया हुआ था, सोंगबन सिस्टम को लागू किया हुआ था। यह सिस्टम एक सोशल क्लासिफिकेशन सिस्टम था जो डिसाइड करता था कि खाना किसको दिया जाएगा और किसको नहीं। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में 3 पीढ़ियों की सजा का कानून है। अगर कोई शख्स कोई क्राइम करता है और इन क्राइम्स की लिस्ट में तानाशाह की आलोचना करना भी एक क्राइम है, तो उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों को सबको लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। इसे 3 जनरेशंस ऑफ पनिशमेंट कहते हैं। अब दोस्तों यहीं से सारी बात क्लियर हो जाती है। जब आप इस लेवल तक जाके किसी देश के एक एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं तो आपका फैलाया गया नैरेटिव ही सबसे बड़ा सच होता है। खैर, किम जोंग इल की कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं थी। इनकी लाइफ बहुत रंगीन मिजाजी वाली लाइफ थी जो आगे आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा चेंज लाने वाली थी। किम जोंग इल की कोई ऑफिशियल पत्नी नहीं थी। उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी जो अपने आप को पत्नी भी कहती थी। इन सब में उनकी सबसे खास थी को यांग हुई। ये एक डांसर थी। इन्हीं डांसर से पैदा हुए थे किम जोंग उन, जो आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किम जोंग उन कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे कोरिया की गद्दी को संभालने के लिए। असल में किम जोंग इल के सबसे बड़े बेटे थे किम जोंग नाम। माना जाता था कि वो अगले तानाशाह बनेंगे, लेकिन साल 2001 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। किम जोंग नाम को टोक्यो के डिज्नीलैंड जाने की कोशिश करते हुए फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया। इस बात से उनके पिता इतने नाराज हुए कि उन्होंने बेटे को देश निकाला दे दिया। कई लोग कहते हैं कि ये किम जोंग उन की साजिश थी, हालांकि इसकी बस अफवाह ही फैली। सच बात आज भी किसी को नहीं पता है। इसी घटना से शुरू होती है किम जोंग उन की किस्मत की कहानी, जो अपने पिता की विरासत को संभालने वाले थे। किम जोंग उन का बचपन भी काफी मिस्टीरियस था, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया। इन्होंने स्विट्जरलैंड के स्कूल में पाक उन नाम से पढ़ाई की। उनके क्लासमेट्स को भी नहीं पता था कि उनके साथ फुटबॉल खेलने वाला लड़का असल में एक बहुत बड़े तानाशाह का बेटा है। साल 2011 में जब किम जोंग इल की मौत हुई, तब कहीं जाकर दुनिया ने पहली बार किम जोंग उन को देखा था। एक बहुत भारी शरीर वाला जवान लड़का जिसे ग्रेट सक्सेसर कहा गया। उस वक्त ज्यादातर लोगों को लगा था कि 27-28 साल का लड़का शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन किम जोंग उन ने उन सबको गलत साबित किया। इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए जो क्रूएल्टी दिखाई, उसने उनके पिता और दादा को भी पीछे छोड़ दिया। सत्ता संभालते ही किम जोंग उन ने लोगों को रास्ते से हटाना शुरू किया जो उनके लिए खतरा बन सकते थे। 2013 में इन्होंने अपने सगे फूफा जांग सोंग थेक को गद्दारी के आरोप में सरेआम मरवा दिया। किम जोंग उन के फूफा देश के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर इंसान माने जाते थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया। इसके बाद 2017 में मलेशिया के हवाई अड्डे पर किम जोंग नाम की भी हत्या हो गई, जो इनके सबसे बड़े भाई थे। ये सबसे बड़ा दावेदार था सत्ता का, लेकिन VX9 एजेंट के हाथों इसका मर्डर करा दिया गया। ऑन कैमरा 2 महिलाओं ने किम नाम के चेहरे पर जहर लगाया और कुछ ही मिनट्स में उनकी मौत हो गई। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी बताती है कि यह किम जोंग उनका ही आदेश था ताकि पेक्टू ब्लड लाइन का दूसरा कोई दावेदार जिंदा ना रहे। इस तरह से अगर आप देखो तो जो नॉर्थ कोरिया के नेशनल मदर वाली ब्लड लाइन चली आ रही थी, उससे अलग जगह से आते हैं किम जोंग उन, और आज भी किम जोंग उन रूल कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया पर। दुनिया में बहुत ऐसे कम देश हैं जहां पर इस तरह से आज भी तानाशाही जिंदा है।
लेकिन नॉर्थ कोरिया की इस किम फैमिली का एक और एस्पेक्ट है। इस फैमिली में सिर्फ मर्द ही ताकतवर नहीं है। किम जोंग उन की छोटी बहन किम यो जोंग आज नॉर्थ कोरिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर महिला मानी जाती हैं। सुंग यून ली की किताब द सिस्टर में उन्हें एक ऐसे साय की तरह बताया जा गया है जो किम जोंग के हर फैसले के पीछे होती है। अक्सर वो साउथ कोरिया और अमेरिका को धमकाती रहती हैं। कई स्पेशलिस्ट मानते आए हैं कि अगर किम जोंग उनको कुछ होता है तो किम यो जोंग ही सत्ता संभालेंगी। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये अजम्पशन बदल गया। एक नया चेहरा सामने आया जिसने किम यो जोंग के दबदबे को भी चैलेंज किया। साल 2022 में पहली बार दुनिया ने किम जू ए को देखा। ये नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी बेटी है। 2022 में जब वो एक बहुत ही बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च के टाइम अपने पापा की उंगली पकड़कर चल रही थी, तब वो दुनिया की नजर में आई। तब से लेकर आज तक हर इंपॉर्टेंट मिलिट्री और गवर्नमेंट फंक्शन में इनको देखा गया। प्योंगयांग की मीडिया अब उन्हें प्रिय संतान की बजाय सम्मानित पुत्री कहने लगी है। फरवरी 2026 की NIS की रिपोर्ट बताती है कि जूए को अब ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सक्सेसर यानी घोषित उत्तराधिकारी की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो पॉलिसी से जुड़े मसलों पर अपने पिता के साथ बैठती हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या नॉर्थ कोरिया एक वुमेन लीडरशिप के लिए रेडी है या सिर्फ ये दुनिया का ध्यान भटकाने की एक चाल है। नॉर्थ कोरिया के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर ला जोंग इल का मानना है कि किम जोंग उन अपनी बेटी को आगे करके ये मैसेज दे रहे हैं कि न्यूक्लियर हथियार और ये डायनेस्टी दोनों ही कई पीढ़ियों तक नॉर्थ कोरिया में सेफ है। लेकिन क्या सच में ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? एक 13 साल की लड़की क्या सच में किम जोंग के बाद उनकी सत्ता संभाल लेगी? दरअसल इसके लिए हमें समझना होगा कि किम फैमिली की दूसरी ब्रांचेस भी हैं जो हाशिए पर हैं। किम जोंग के बड़े भाई किम जोंग चुल को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो गिटार बजाने के शौकीन हैं। वहीं किम जोंग उनके चाचा किम प्योंग इल जो दशकों से यूरोप में राजदूत रहे, 2019 में उन्हें वापस बुला लिया गया। अब दोस्तों, वैसे तो किम जोंग की ये कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, एक पूरे देश की साइकोलॉजी की कहानी भी है। एक ऐसा देश जहां लोग सुबह उठकर किम फैमिली की तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, जहां रेडियो और टीवी पर सिर्फ उनकी तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। क्या ये वाकई अपने नेता के लिए प्यार है या सिर्फ मौत का खौफ? इतिहासकार इसे अक्सर स्टॉकहोम सिंड्रोम की तरह देखते हैं, जहां पर जिसको कष्ट मिलता है उसको अपने ही उत्पीड़क से यानी ऑपरेसर से लगाव हो जाता है। लेकिन क्या 2026 की पीढ़ी जिसके पास अब चोरी छिपे विदेशी फिल्में देखने के लिए इंफॉर्मेशन का जरिया उनको मिलता जा रहा है, वो इस पुरानी व्यवस्था को कबूल करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फ्यूचर में छिपा हुआ है। तो दोस्तों, किम परिवार की ये दास्तान आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि एक बच्ची इस क्रूर सत्ता को संभाल पाएगी? अपने थॉट्स कमेंट पे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी याद रखिएगा, इतिहास हमें सिर्फ बीते कल के बारे में नहीं बताता, वो हमें आने वाले कल के लिए आगाह भी करता है। नॉर्थ कोरिया की ये कहानी उसी चेतावनी का एक हिस्सा है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो शायद इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होगी और आपको चौंकाने वाली होगी। तब तक के लिए सेफ रहें और अपनी आज़ादी की कद्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।